नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ललिता। आज हम इस वीडियो में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो के समकालीन प्रचलित न्याय की अवधारणाएं, प्लेटो की न्याय की अवधारणा, उसकी विशेषताओं, आलोचनाओं और महत्व के बारे में जानेंगे। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत आधुनिक युग में प्रचलित न्याय की अवधारणा से पूर्णतः भिन्न है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत दिया है। न्याय रिपब्लिक का केंद्रीय विषय होने के कारण रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचारों का प्रतिपादन करने के पूर्व तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का खंडन किया है। उस समय में प्रचलित सबसे पहली यानी नंबर 1 पर न्याय संबंधी अवधारणा है परंपरावादी अवधारणा। परंपरावादी अवधारणा के समर्थक हैं सिफेलस और उनका पुत्र पोलीमार्कस। सिफेलस के अनुसार सत्य भाषण करना और ऋणों का भुगतान करना ही न्याय है। पोलीमार्कस इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पोलीमार्कस के अनुसार न्याय की परिभाषा, न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। अर्थात न्याय एक कला है जो मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित करती है। प्लेटो न्याय की परंपरावादी अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। उसके अनुसार न्याय कला नहीं है। प्लेटो कहता है यदि न्याय को कला मान लिया जाए तो उसका अच्छे और बुरे दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वह न्याय नहीं बल्कि स्वेच्छाचारिता का दूसरा नाम हो जाएगा। परंपरावादी अवधारणा में कहा गया है कि जो मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित करता हो वही न्याय है। लेकिन प्लेटो के अनुसार मित्र और शत्रु की वास्तविक पहचान करना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत से लोग जो बाहर से मित्र दिखते हैं वे अंदर से शत्रु का भाव रख सकते हैं। इस आधार पर किसी छिपे हुए शत्रु को मित्र समझकर उसके साथ जो भलाई की जाएगी अर्थात न्याय किया गया हो तो न्याय का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। तीसरा आधार है बुरे को अधिक बुरा बताना उचित नहीं है। शत्रुओं की भलाई करने के बजाय उनकी बुराई करके उन्हें और अधिक बुरा बनाना किसी भी न्याय सिद्धांत के अनुसार उचित नहीं माना जा सकता। चौथा आधार, न्याय का स्वरूप व्यक्तिक नहीं है। न्याय का स्वरूप व्यक्तिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय का स्वरूप मुख्य रूप से सामाजिक होता है। वह व्यक्ति कल्याण का साधन नहीं हो सकता, वरन समाज कल्याण का साधन होता है। जो न्याय किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए इस्तेमाल हो और सामाजिक कल्याण की अवहेलना करता हो उसे सही दृष्टि से न्याय नहीं माना जा सकता। प्लेटो के समय में प्रचलित न्याय संबंधी अवधारणाओं में दूसरी अवधारणा है रेडिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की उग्रवादी अथवा क्रांतिकारी अवधारणा, जिसके प्रतिपादक हैं थ्रैसीमेकस। थ्रैसीमेकस के अनुसार शक्ति ही सत्य है, यानी माइट इज राइट। दूसरा कथन है न्याय शक्तिशाली का हित है, यानी जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, यानी दूसरे शब्दों में शक्ति ही न्याय है। यानी शक्तिशाली व्यक्ति या शासक वर्ग अपने हितों के लिए कार्य करता है और अन्याय न्याय से अधिक अच्छा है। ये थ्रैसीमेकस का कथन है। अपनी इस अवधारणा की व्याख्या करते हुए थ्रैसीमेकस आगे कहता है कि विभिन्न सरकारें, चाहे वे जनतंत्री सरकार हो, कुलीनतंत्री हो या आताताई तंत्री हो, वे जो कानून बनाती हैं उनका एकमात्र उद्देश्य उनके शासकों को, जो उस समय शासन कर रहे होते हैं, उनका स्वार्थ सिद्ध करना होता है। थ्रैसीमेकस अपनी मान्यता की व्याख्या करते हुए आगे कहते हैं कि अन्याय न्याय से अधिक अच्छा है। साधारण मनुष्य के लिए न्याय परमार्थ में निहित है तथा नियम भंग करके स्वहित सिद्ध करना अन्याय है। थ्रैसीमेकस के अनुसार अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अधिक सुखी होता है। इस तरह से न्याय के संबंध में थ्रैसीमेकस 2 मान्यताएं निर्धारित करता है। पहली कि शासक वर्ग स्वहित को ध्यान में रखकर शासन संचालन करता है, तथा दूसरी अन्याय न्याय से उत्तम है। इन धारणाओं का
प्लेटो खंडन करते हैं। प्लेटो कहता है कि सच्चा शासक वही है जो शासन सत्ता के माध्यम से स्वहित की पूर्ति के बजाय जनहित की पूर्ति करे, जन कल्याण करे। दूसरे, अन्याय किसी भी दृष्टि में न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि सुख हमेशा दुख से श्रेष्ठ होता है, अर्थात अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अधिक सुखी नहीं हो सकता। तीसरी प्रचलित न्याय की अवधारणा है व्यवहारवादी अवधारणा, जिसके प्रतिपादक हैं ग्लॉकन। ग्लॉकन के अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है तथा यह परंपरा की उपज है। दूसरा ग्लॉकन का कथन है, न्याय भय की संतान है तथा वह दुर्बलों की आवश्यकता है और न्याय समझौते की उपज है। ग्लॉकन के अनुसार शक्तिशालियों के अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करने हेतु ही न्याय की स्थापना हुई है। ग्लॉकन की इस मान्यता से दो निहितार्थ निकलते हैं। पहला है, राज्य या न्याय भय का शिशु है, वह कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है। तथा दूसरा, राज्य एक स्वाभाविक नहीं बल्कि एक कृत्रिम संगठन है। प्लेटो इस अवधारणा से सहमत नहीं है। प्लेटो का मानना है कि न्याय समझौते पर आधारित कोई बाहरी या कृत्रिम वस्तु नहीं, बल्कि वह इस आत्मा का आंतरिक या स्वाभाविक गुण है। न्याय भय या शक्ति से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से किया जाता है। प्लेटो ने अपने समय में प्रचलित न्याय की परंपरावादी, उग्रवादी एवं व्यवहारवादी अवधारणा को अस्वीकार करते हुए न्याय की अपनी ही अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो अब हम अध्ययन करेंगे प्लेटो की न्याय की अवधारणा के विषय में। प्लेटो न्याय को व्यक्ति की आत्मा का अनिवार्य गुण मानता है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है, बड़ा रूप है। अतः राज्य और व्यक्ति के गुण समान होते हैं। व्यक्ति के तीन प्रमुख गुण होते हैं, तृष्णा, शौर्य तथा विवेक, यानी एपेटाइट, स्पिरिट एंड रीजन। इन तीनों गुणों के उचित समन्वय से व्यक्ति में न्याय की सृष्टि होती है। इसके पश्चात प्लेटो सामाजिक या राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। राज्य मानव का ही वृद्ध रूप है। जिस तरह तृष्णा, शौर्य और विवेक का उचित समन्वय व्यक्ति में न्याय की सृष्टि करता है, ठीक उसी तरह राज्य में उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग में उचित समन्वय होना ही न्याय की अवस्था की सृष्टि करता है। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग तृष्णा का अर्थात भूख का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग है। सैनिक वर्ग शौर्य अर्थात साहस का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग है। शासक वर्ग विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग या संरक्षक वर्ग कहलाता है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसकी आत्मा में उपस्थित उस तत्व की प्रधानता के कारण होता है। व्यक्ति जब अपने प्रधान गुण के अनुसार कर्तव्य का निर्वाह करता है तो वह न्याय का निर्वाह करता है। इस प्रकार जब तक राज्य में उत्पादक वर्ग उत्पादन का कार्य, सैनिक वर्ग राज्य की सुरक्षा का कार्य एवं शासक वर्ग शासन संचालन का कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं और एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, तो वे मिलकर एक न्याय आधारित राज्य या आदर्श राज्य का निर्माण करते हैं। न्याय का निवास राज्य के प्रत्येक नागरिक के मन में है। प्लेटो के न्यायपूर्ण राज्य की अवधारणा कार्य विशेषीकरण और एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात हर एक मनुष्य को एक ही कार्य अच्छे से करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। बार्कर के अनुसार प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को कर्तव्य पालन में तन मन धन से संलग्न कर देना चाहिए और उसे दूसरों के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है प्लेटो का न्याय बाह्य जगत की वस्तु न होकर यह व्यक्ति की आत्मा का गुण है, इसलिए व्यक्ति व राज्य भी
त्रिगुण आधारित हैं। स्वाभाविक होने के कारण इसको थोपा नहीं जा सकता। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर निष्ठापूर्वक अपना अपना कार्य करना चाहिए। अपने कार्यों को करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना, यही प्लेटो के अनुसार न्याय है। आंगिक एकता के सिद्धांत की तरह प्लेटो कहता है कि राज्य शरीर है और विभिन्न व्यक्ति और उनके वर्ग राज्य के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। यह एक नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय की अवधारणा पूर्णतः आत्मिक है। यह मानव के पूर्ण नैतिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। प्लेटो व्यक्तिवादी नहीं है, वह समष्टिवादी है। प्लेटो के अनुसार राज्य या समाज के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अस्तित्व का औचित्य है, राज्य के बाहर नहीं और राज्य से पृथक भी व्यक्ति के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का कार्यान्वयन का दार्शनिक शासक स्वाभाविक परिणाम है। दार्शनिक शासक का शासन ज्ञान का शासन या ज्ञान की संप्रभुता का शासन है। अब आगे हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में बात करेंगे। प्लेटो का न्याय कानूनी धारणा ना होकर बल्कि एक नैतिक धारणा है। अधिकार व दंड की कोई व्यवस्था प्लेटो ने नहीं की है, केवल मनुष्य के कर्तव्य पर बल दिया है। दार्शनिक शासक पर ज्ञान या स्वविवेक के अतिरिक्त कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लेटो का शासक निरंकुश है। एक व्यक्ति में किस गुण की, विवेक की, साहस की या तृष्णा की प्रधानता है, इसके निर्धारण का कोई मापदंड प्लेटो द्वारा नहीं सुझाया गया है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में उत्पादक वर्ग बड़ा है, बहुसंख्यक वर्ग है और शासक वर्ग अल्पसंख्यक है, जिसके हाथों में सत्ता केंद्रित है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार न तो यह उचित है और न ही न्याय संगत है। यह बड़ी जनसंख्या वाले देश पर तो बिल्कुल लागू नहीं होता। प्लेटो की आलोचना इस आधार पर भी की गई है और कहा गया है कि यह सिद्धांत, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत, अमनोवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक भी है। लेकिन हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसका महत्व भी है। कितनी भी आलोचनाएं की जाएं, उसके बावजूद भी प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक कानूनी वैधानिक धारणा भले ही नहीं है, फिर भी एक नैतिक सिद्धांत है जो तत्कालीन एथेंस में एकता, सामंजस्य तथा व्यवस्था की दृष्टि से बहुत आवश्यक था, अपरिहार्य था।